हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे पीछे जो चैनल देख रहे हो ये मेरा ही चैनल है, कुमार मैथमेटिक्स। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसी चैनल पे खड़ा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में अपने दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब करने कहिए। अब जिनको भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी सी सैट का ये एक सेशन है 2025 तक के 2025 एग्ज़ाम्स के लिए। उनको बोलिए, शेयर करने करिए, मेरे इस चैनल के लिंक को जोड़िए। जिनको जिनको तैयारी करनी है, बेटर तैयारी करनी है, अच्छे से अच्छे, आज के आज उनको भेजना शुरू करिए। ये एक मुहिम है और ये चैनल, इस चैनल में आपको ये दिखेगा कि एडुकेशन, द पर्पस ऑफ एडुकेशन इज टू टर्न मिरर्स इनटू विंडोज। इसका मतलब मैं आपको, बहुत ही डीप मतलब है, इस पे हम लोग बाद में कभी बात करेंगे, बट इतना बता देता हूं कि ये चैनल एक चैनल नहीं, महज मेरे लिए कहीं ना कहीं एक एम्बिशन है, एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा मास तक पहुंच सकूं, ताकि उन्हें एडुकेट कर सकूं। और एडुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो बहुत से लोगों को बताने की ज़रूरत है, और बहुत से लोगों को बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। खैर, तो इस चैनल में जो वो सभी बच्चे जुड़ सकते हैं जो आगे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैथ्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एलआर मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और इंडिया में लगभग मैक्सिमम, जैसे नीट और जेई जैसे एग्जाम्स को, कुछ एग्जाम्स को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में एप्टीट्यूड तो है ही। ठीक है, तो मैं आपको मेरे से बेटर जो कौन सा फैकल्टी है जो इस चीज़ के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे से बेटर नहीं होगा, कहने का मतलब ये है कि आई एम डूइंग वर्क इन दिस फील्ड फॉर 18 ईयर्स, राइट। तो सीनियर फैकल्टी हूँ यूपीएससी का, यूपीएससी सी सैट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। ये तो कम मैंने लिखा है क्योंकि इतना ही लिख सकता था। अभी मैं इन सब पे काम कर रहा हूँ, इन सब के साथ करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें मैं को फाउंडर हूँ प्रेप 9 का, और भी जैसे काउंसलिंग वगैरह होता है स्कूल कॉलेजेस के बच्चों का, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे, बहुत कमिटमेंट्स होता है जो मुझे करना होता है। तो मैं सब कुछ नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे, बट मैंने एक इन शॉर्ट बता दिया है कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में डेडिकेटेड हूँ गाइस, डेडिकेटेड हूँ। और मैं बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जुड़ना चाहता हूँ। पहले क्या होता था कि बच्चे मेरे तक आते थे, अब क्या है, मैं बच्चों तक पहुंचने की मुहिम में आपका साथ चाहता हूं। आप जैसे आप साथ देना चाहो आप दो, है ना। चलो अब यहाँ पे टाइम बिल्कुल वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूपीएससी सी सैट 2025 को टारगेट करते हुए, और यूपीएससी सी सैट 2025 को टारगेट करते हुए जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं। वो पीसीएस में, पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी स्टेट का एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, वो भी पढ़ सकते हैं। और भी किसी एग्जाम्स में जिसमें एप्टीट्यूड में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, सब स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, है ना। तो चलो देखो और समझो, आगे बढ़ते हैं हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अब आज का, पिछले क्लास में, पिछले सेशन में मैंने सिखाया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, और डिफरेंशिएट तो बाद की बात है, पहले समझ रहे थे कि पहले कॉम्बिनेशन क्यों होता है परमुटेशन से। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। तो ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ना ही है अच्छे से। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, जिसका इंपॉर्टेंस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई अगर मुझे कहता है परमुटेशन, तो परमुटेशन का क्या मतलब था? परमुटेशन का सिंपल सा मतलब था नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी ने कहा कि परमुटेशन, आई हैव टू डिफाइन परमुटेशन। ठीक है, समझना बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज थी परमुटेशन, आई हैव टू डिफाइन परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या था बच्चे? यह कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन, दो चीजें थी। तो परमुटेशन को तुमने बताया था नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम, यही था ना।
taking r at a time, r at a time, at a time is given by फर्स्ट कंडीशन में होता है n टू द पावर व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं बच्चा, डोंट वरी। नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशन अगर यहाँ पे नहीं होगा। और दूसरा होता है NPR व्हेन वी डू हैव रिस्ट्रिक्शंस, NPR विथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अभी इस पे हम लोग चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, बस मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, NPR फॉर्मूला जो हम लोगों को जानना है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड NPR। Now number of ways of arrangement of n different things taking r at a time, is given by either n to the power r मतलब नंबर जहाँ पे there is no restrictions imposed and NPR when there is restriction imposed, है ना। अब इसका मतलब ये है कि कुल परमुटेशन क्या है, जो अलग अलग वस्तुओं के मतलब n संख्या, अगर अलग अलग वस्तुओं की n संख्या है तो उनमें से कोई r वस्तुओं के, ठीक है, व्यवस्था करने की के तरीके, उनकी जो व्यवस्था का जो तरीका होगा उसको या तो हम n टू द पावर r से निकालेंगे जहां पे एक प्रतिबंध होगा, ठीक है, कोई प्रतिबंध होगा, और NPR से निकालेंगे जहां पे प्रतिबंध नहीं होगा तो n टू द पावर r से निकालेंगे, और जहां प्रतिबंध होगा वो NPR से निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो कॉम्बिनेशन भी कुछ इसी तरह लिखा जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब था सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन में हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n, number of ways of selecting n different things, taking r at a time is given by NCR, है ना। मुझे लगता है लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मुझे सिलेक्शन करना है और मेरे पास n तरह की अलग अलग वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तुओं को एक साथ सेलेक्ट करना है तो NCR फॉर्मूला से करेंगे, है ना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जब हम NPR और NCR को, ठीक है, NPR, बहुत से बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा सर ना बेसिक्स बताते हुए जाना, तो बेसिक देखते चलो बेटा। जब हम NPR का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। उसी तरह जब हम NCR का फॉर्मूला देखते हैं तो NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल लिख रहे हैं, इफ आई एम राइटिंग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल जैसा कोई एक वर्ड आ गया हमारे सामने, ठीक है, जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलने लगा, बड़े भाई ये कौन सा वर्ड है फैक्टोरियल। अब तो लगभग ज़्यादातर बच्चे जान गए हैं फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। पहले फैक्टोरियल वर्ड वही जानते थे जो मैथ्स पढ़ा करते थे, कोर मैथ्स पढ़ा करते थे, है ना। तो फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो यहाँ फैक्टोरियल वर्ड जान लेने से नहीं होता है, फैक्टोरियल जानने के बाद फैक्टोरियल का किस तरह यूज किया जाए वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो फैक्टोरियल, वैसे तो फैक्टोरियल को अगर हम कहें, जैसे मान लो कोई कहता है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसको उल्टा भी लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो किसी भी फैक्टोरियल को जब आप लिखते हो तो उसका मतलब होता है 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लीकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल चूज किया, ठीक है, कोई मुझे कहता है कि सर जरा 10p2 निकाल के बता दो। तो 10p2 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन, या एक काम करो छोटा ले लो ताकि समझ में आ जाए, 5p2। तो 5p2 में NPR में n इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट में रखना बेटा, 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन
5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल। अच्छा 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये 1 2 3 ये 1 2 3 कैंसिल, देन 5 इंटू 4 विल गिव यू 20, है ना। आंसर क्या आ गया 20। ठीक है, तो इस तरह से एनपीआर को सॉल्व करते हैं, मतलब सिंपली सॉल्यूशन ये होता है। अब इतना हम आगे चल के नहीं करेंगे ना, आगे जब समझ में आ जाएगा तो जब हम लिखेंगे ना यहाँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, जब हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, तो इसके बाद सॉल्यूशन में इतना नहीं करना होता है। इस सॉल्यूशन में करना क्या होता है, 5 फैक्टोरियल के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 सब है और 3 फैक्टोरियल के अंदर 1 2 3 है, तो अगर मैं 5 फैक्टोरियल में पता है कि 1 2 3 तो 5 में भी है ही, तो 1 2 3 के जगह पे अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिख दूं और जो बच जाता है 4 इंटू 5 कर दूं, तो नीचे में तो ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल था ही, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 5 डायरेक्ट 20 हो जाएगा। बच्चे तुम ये चीज समझो कि जब 5 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लीकेशन है, वी हैव मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 टू 5, एंड व्हेन आई राइट 3 फैक्टोरियल वी हैव मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम 1 टू 3। सो फ्रॉम 1 till 3 given here, from 1 till 5 given here, इसमें 1 से 3 तक तो है ही ना, तो 1 से 3 तक का फैक्टोरियल अगर मैं यहाँ 3 फैक्टोरियल लिख दूं तो एक्स्ट्रा में बचा क्या था 4 इंटू 5, मैंने लिख दिया 4 इंटू 5, और यहाँ 3 फैक्टोरियल नीचे में है ही, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, तो 4 इंटू 5 मिलकर 20 आ गया। इस तरह से आप एनपीआर का सॉल्यूशन करते हैं। अब बात आती है कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल उठाने की। मान लो कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल कोई सा भी मैं ले लूं, चलो मैं ले लेता हूं 5C2 ही ले लो ना, 5C2 कॉम्बिनेशन में। सो इफ आई हैव टू राइट 5C2 आई विल राइट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को अगर लिखोगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो अब अगर समझ गए हो तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखूं 3 फैक्टोरियल, 1 से 5 तक में 1 से 3 तक तो होगा ही होगा 3 फैक्टोरियल, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया होगा 4 और 5, नीचे में 3 फैक्टोरियल था ही, और 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो 5 इंटू 2 क्या हो गया 10। सो कॉम्बिनेशन इस तरह से सॉल्व होता है ना। कई बच्चे अगर कॉम्बिनेशन को ऐसे भी करना चाहें, 5 फैक्टोरियल को लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, और 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 1 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 1, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, दिस 2 2 जा 4 कैंसिल, तो 5 इंटू 2 क्या आ गया 10 आ गया। आई होप ये चीज़ तुम समझ गए होगे कि जब हम एनपीआर सॉल्व करते हैं तो एनपीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, एंड एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, कैसे सॉल्व होता है। अब आगे चल के मैं इन दोनों को रिलेट करूंगा, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन देखो कैसे रिलेट करूंगा, समझना कि जब किसी भी नंबर को कॉम्बिनेशन करोगे ना, आगे चल के सिखाऊंगा, ठीक है, आगे चल के ये सिखाऊंगा कि जब किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन करोगे ना NCR, तुम लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और उसी को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ठीक है, r फैक्टोरियल से, मतलब यहाँ r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, तो ये देखो तो r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि किसका फॉर्मूला होगा NPR का, मतलब NCR से हमने NPR निकाल लिया। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव अप्लाइड कॉम्बिनेशन एंड देन वी हैव डन परमुटेशन। कैसे? कॉम्बिनेशन करने के बाद जितने भी वैल्यूज को लिया था ना हमने टेकिंग आर एट अ टाइम, उसका फैक्टोरियल हमने यहाँ पे कर दिया, NPR में कन्वर्ट हो गया, अरेंजमेंट भी हो गया। फर्स्ट सिलेक्शन हुआ आउट ऑफ n different things, r things had been selected, and then r things which had been selected were arranged in r factorial ways, and that's how it was converted into NPR formula, number of arrangement. So first selection then permutation, last class में हो ही चुका है। मुझे लगता है बेसिक
चीजों में इतनी बातें समझ गए। अब चलते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जिसको कहते हैं फैक्टोरियल। लेकिन फैक्टोरियल में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं समझाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, समझना मेरी बात बच्चे। एक ऐसा साइन तुम देखोगे, ठीक है, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है लिखने का, ऐसा साइन तुम देखोगे, है ना बच्चे। इसको कहते हैं सिग्मा, इस साइन को कहते हैं सिग्मा। ठीक है, दिस साइन इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। मतलब समेशन क्या होता है अभी समझाता हूं। समेशन, जब भी सिग्मा साइन होगा, जैसे कोई भी लिखता है सिग्मा सिग्मा सपोज ए sigma n equal to 1 till suppose 10, and this formula is like n into n plus 1। सपोज ये एक फॉर्मूला है, या फिर तुम कह सकते हो a n where a n is n इंटू एन प्लस 1। देखो अब तुम समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। इसका क्या मतलब होता है? सिग्मा मतलब समेशन, समेशन का मतलब होता है जोड़। जब ये साइन आएगा ना सिग्मा का, इसका मतलब है जोड़ना है। कहां से कहां तक? n इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म से लेकर कहां तक? लास्ट टर्म 10 तक। ये जो n इक्वल टू 1 होता है, 1 से शुरू करो, दिस इज फर्स्ट टर्म, और 1 से शुरू करके कहां तक? 10th टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म 1 से, n इक्वल टू 1 से शुरू होगा, एंड लास्ट टर्म n इक्वल टू 10 पे खत्म होगा, ऊपर में जो है। बट ये जो ए एन है ना, ये एक जनरल टर्म है, जनरल फॉर्म है, जिसको हम कैसे लिखते हैं अब समझना। यहां पे सिग्मा का मतलब क्या होता है कि ए एन एक जनरल टर्म है, ए एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1, दिस इज नोन एज जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म। मैं थोड़ा डीप में लेकर जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी तुरंत नहीं ले जाऊंगा, बस थोड़ा समझा रहा हूं, ठीक से समझना, मुझे लगता है आराम से समझ जाओगे। इसको कहते हैं बेटा जनरल टर्म। अब क्या होता है, जब मैं यहां सिग्मा लिखता हूं, तो सिग्मा का मतलब होता है, जब मैं ऐसे लिखूंगा ना, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू 10 ए एन, इसका मतलब होता है कि ये कहना चाहते हैं सिग्मा n इक्वल टू 1 10, और ए एन जो जनरल टर्म है, इसका मतलब है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, है ना। इस ए एन के जगह पे मैं रख दूंगा n इंटू एन प्लस 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड, n इंटू एन प्लस 1। अब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि n इंटू एन प्लस 1 में n की वैल्यू सबको जोड़ना है। कैसे? n की वैल्यू को 1 रखना शुरू करो, ठीक है, और 1 रख के जो टर्म आएगा, फिर n की वैल्यू को 2 रख के जो टर्म आएगा, फिर n की वैल्यू को 3 रख के जो टर्म आएगा, 4 रख के जो टर्म आएगा, 5 रख के, 6 रख के, 7 रख के, 8 रख के, 9 रख के, 10 रख के, सबको जोड़ना है। इसी का मतलब सिग्मा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे रखना चाहूं तो ऐसे रखूंगा, सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 का मतलब होता है कि इफ आई एम पुटिंग n इक्वल टू 1, ठीक है, मान लो n को मैंने 1 रखा, तो n को अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 इंटू 1 प्लस 1, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूं बच्चे, तो अगर n इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये n हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। तो ये जो टर्म हो जाएगा, इसका मतलब होता है 1 इंटू 2, बट बीच में प्लस का साइन आएगा। जब मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा, देखो n 1 से शुरू किया, जब मैंने 1 रखा तो ये आ गया 1 इंटू 2,
बीच में प्लस का साइन आया क्योंकि ये समेशन करना है 10th टर्म तक। तो फर्स्ट पहला टर्म क्या आया, फर्स्ट टर्म आया 1 इंटू 2, ठीक है, 10 टर्म तक जाना है तो n इक्वल टू 2 रखूंगा तो यहां पे 2 आएगा, ठीक है, तो 2 प्लस 1 यहां पे 3 आएगा, 2 इंटू 3, तो ये सेकेंड टर्म आ गया n इक्वल टू 2, तो सेकेंड टर्म आ गया 2 इंटू 3। n इक्वल टू अगर मैं 3 रखूंगा, n इक्वल टू 3 रखूंगा तो यहां n 3, तो 3 प्लस 1 4, देखो तो 3 इंटू 4, n इक्वल टू 3, सो थर्ड टर्म इज 3 इंटू 4। और इस तरह से करते 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 अगर मैं n इक्वल टू 10 रखूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा 10 इंटू 11, है ना। n इक्वल टू अगर मैं 10 रखूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ऐसे चलते चलते प्लस 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 करते हुए यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 10 इंटू 11, है ना। अब तुम सारे के सारे टर्म्स को ऐड कर दो, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, तो ऐसे करो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, हाँ 4 इंटू 3 12, ऐसे करते 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 लास्ट में 10 इंटू 11 110, सबको जोड़ के जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। समेशन का सिग्मा का मतलब यही होता है कि इस टर्म में, जनरल टर्म में n इक्वल टू 1 रख के जो टर्म आएगा वो फर्स्ट टर्म होगा, और सेकेंड टर्म n इक्वल टू 2 रख के आएगा, थर्ड टर्म n इक्वल टू 3 करके आएगा, और ऐसे ऐसे करके कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 10 टर्म्स हैं, तो सारे 10 टर्म्स को लिख लो और जब उसको ऐड कर दोगे तो इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा से शो करते हैं, ठीक है। ये जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो बस सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सीख लो। अच्छा ये देखो, ये अगर इसको ऐसे सॉल्व करके नहीं लिखना है ना, इसको इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं कि ऐसे अगर लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, तो ये टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से लेकर 10th टर्म तक, 10th के 10 सारे टर्म्स लिख लो और ऐड कर दो, तो हम उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा n इक्वल टू 1। इसी को ये जो पूरा का पूरा लिखते हो ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म से लेकर पूरे 10 टर्म, ठीक है, 1 2 तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये सारे पदों को जब लिखते हो, दसों के दसों पद लिख देते हो और सबको जो जोड़ोगे ना उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा n इंटू एन प्लस 1, जहां n की वैल्यू 1 है मतलब पहला टर्म है और 10 है तो इसका मतलब आखिरी टर्म तक तुम जोड़ते हुए जा रहे हो, इसीलिए इसको शॉर्ट में सिग्मा n इक्वल टू 1 से 10 और a n लिख दोगे तो a n का मतलब हुआ जनरल टर्म a n n इंटू एन प्लस 1 के इक्वल है, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है, ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी तो मैं ये आगे बताऊंगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे जिसको कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसको तुम फैक्टोरियल के नाम से जानते हो, ठीक है, समझना बेटा, फैक्टोरियल, मजा आएगा इस एपिसोड में, हाँ ये एपिसोड ही मान के चलो, एंटरटेनमेंट है, ठीक है। फैक्टोरियल, जैसा कि फैक्टोरियल तो हम लोग जान ही चुके हैं, है ना। फैक्टोरियल के दो नोटेशंस होते हैं, देयर आर टू नोटेशंस ऑफ फैक्टोरियल, वन इज दिस वे, यू कैन राइट, अनदर इज दिस वे, बहुत सारे बुक्स में इस तरह से लिखे होते हैं। सो वेन एवर यू राइट 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 तक लिख दो बस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 10 फैक्टोरियल लिखता हूं यहां पे, ठीक है, 10 फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई एंड 10 मल्टीप्लाई, है ना। कर सकता हूं, कर सकते हैं। अब देखो एक चीज बताओ, कोई मुझे कहता है कि सर इस 10 फैक्टोरियल को किसी और टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। कैसे? इस 10 फैक्टोरियल में मान लो मैं 1 से लेकर 9 तक का मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखना चाहता हूं, ठीक है। इफ आई डोंट वांट टू राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 9, सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 9 क्या हो जाएगा? हाँ 9 फैक्टोरियल।
तो इसी 10 फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसे लिखूं, 1 से लेकर 9 तक का प्रोडक्ट ना लिख के सीधा 9 फैक्टोरियल लिख दूं, तो इसका मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, 1 से लेकर 9 तक का मल्टीप्लिकेशन लिख चुका हूं। तो बचा क्या, अब एक एक्स्ट्रा नंबर बचा है 10। तो यहां पे जैसे ही 10 मल्टीप्लाई करूंगा, अपने आप 10 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल इंटू 10 हो गया। कोई सा भी नंबर हो सकता है। उसी तरह अगर मैं, कोई कहता है कि सर इसको दूसरे और तरीके से लिख सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं इसी को 1 से लेकर मान लो 8 का मल्टीप्लिकेशन तक नहीं लिखना चाहता हूं, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक का मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखना चाहता हूं, तो इसी 10 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 8 तक के मल्टीप्लिकेशन को अगर लिखोगे तो यू विल हैव टू राइट डाउन 8 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या बच जाएगा, 9 इंटू 10। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 9 इंटू 10। तो 10 फैक्टोरियल में भी 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लिकेशन है, और 8 फैक्टोरियल में भी 1 से लेकर 8 तक का मल्टीप्लिकेशन तो है ही। तो बचा क्या, 9 और 10 मल्टीप्लाई करोगे, अपने आप तुम्हारा रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर। ठीक है, एवरी नंबर कैन बी रिटन दिस वे। कोई मुझे कहेगा कि सर 100 फैक्टोरियल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 97 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 100। तो यस वी कैन, हम लिख सकते हैं बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यों इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लिकेशन, और इसीलिए यहाँ 97 फैक्टोरियल में क्या है, 97 फैक्टोरियल में 1 से 97 तक का मल्टीप्लिकेशन तो है ही, बचा 98 99 100। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा अपने आप आ जाएगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन 100 फैक्टोरियल का, किस में, 97 फैक्टोरियल इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100। आई होप तुम्हें यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलो इसके आगे की कहानी करते हैं। जैसे मान लो तुमने कहा कि सर यस वी कैन राइट डाउन 100 फैक्टोरियल एज, चलो 98 फैक्टोरियल इस बार ले लेते हैं, 98 फैक्टोरियल वी कैन राइट डाउन 98 फैक्टोरियल इंटू 99 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे 100 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसमें 101 मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 101 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल तक में तो 1 से लेकर 100 तक का फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है ही, एक और 101 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसी को हम 98, इसको हम 101 फैक्टोरियल कह सकते हैं ना। और अगर 101 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 1 से 98 तक का तो मल्टीप्लिकेशन 98 फैक्टोरियल ही है, इसमें 99 इंटू 100 इंटू 101। ठीक है, ये कहलाएगा 101 फैक्टोरियल। मतलब जो भी आप आगे मल्टीप्लाई करोगे यू कैन रिप्रेजेंट इट दैट वे ओनली। अच्छा, अब तुम कहोगे कि सर इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, या फिर एक काम करता हूं कि पहले रिप्रेजेंट करके समझाता हूं। चलो 100 फैक्टोरियल हटाओ फिलहाल, तुम 10 फैक्टोरियल से समझो। इफ आई वॉन्ट टू राइट डाउन 10 फैक्टोरियल एज 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10, ठीक है, सपोज I don't know exactly which number to write and number is n। मान लो n होता है ना, n is the number that can start from 1 and goes till anywhere। अगर n को तुम स्टार्ट करोगे तो 1 से स्टार्ट होगा और कहीं भी जा सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं भी जा सकता है। सो द थिंग इज, अगर मुझे 10 फैक्टोरियल हो या 20 फैक्टोरियल हो, 25 फैक्टोरियल हो, 100 फैक्टोरियल हो, 1000 फैक्टोरियल हो, कुछ भी हो, लेकिन इन जनरल अगर हमें किसी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो हमें n के माध्यम से, n स्टैंड्स फॉर नंबर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना होता है। तो सपोज कि इसके जगह पे n अगर मैं यहाँ पे लिखता n फैक्टोरियल, ठीक, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे 10 होता। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू बच्चे 10 हो जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, n इक्वल टू 10 हो जाए, यहाँ पे n इक्वल टू 10 हो जाए, तो ये जो 10 फैक्टोरियल है, क्या हम इस 10 फैक्टोरियल को, कैन वी राइट 10 फैक्टोरियल एज 9 फैक्टोरियल इंटू 10, सो कैन वी राइट इट एज
10 factorial as 9 factorial can be written as 10 minus 1 factorial and then 10 factorial. ठीक है. So in that situation if n is taken as 10, so 10 के जगह पे अगर मैं n factorial लिखूं तो this can be written as 10 minus 1, that is n minus 1 factorial into n तो 10 ही था. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिख रहे हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, तो आपको n फैक्टोरियल इंटू 10 लिखा, तो लास्ट डिजिट को, लास्ट नंबर को जब लिखा तो उससे पहले वाले जस्ट वन टर्म बिफोर जो नंबर होगा उसका फैक्टोरियल देने का मतलब होता है कि यू हैव ऑलरेडी टेकन प्रोडक्ट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टिल सेकेंड लास्ट टर्म. मतलब अगर 10 लास्ट nth टर्म तक नहीं जा रहे हो तो उससे जस्ट एक टर्म पहले तक फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा तुमको. तो यहां पे अगर मैं n फैक्टोरियल लिखता हूं तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, मतलब n इज द लास्ट टर्म एंड n माइनस 1 is the second last term, means one term before last term. और one term before last term में फैक्टोरियल लगाने का मतलब है you have already taken number from 1 to n minus 1. ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म. ठीक है, इसको इस तरह से अगर लिखे n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, है ना. तो इस तरह से जब रिप्रेजेंट करोगे ना तो ये एक जनरल फॉर्म हो जाएगा. सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज जनरल फॉर्म, n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n. अब कोई कहता है कि सर दूसरा भी एक एग्जाम्पल इसी तरह का आप प्लीज देकर दिखाइए. तो दूसरा भी एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम लोग. जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि 100 फैक्टोरियल है, राइट. सो कैन वी राइट 100 फैक्टोरियल एज 97 फैक्टोरियल इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100. तो अगर इस कंडीशन में n की वैल्यू अगर मैं कहता हूं 100 है, n इक्वल टू 100 गाइज, सो इन दैट सिचुएशन n फैक्टोरियल विल बी, अगर n 100 है तो n 100 फैक्टोरियल इक्वल टू दिस इज 97 is 100 minus 3 and here is factorial, it is factorial. 98 is 100 minus 2, right. 99 is 100 minus 1 and 100 is already 100. तो इसका मतलब n factorial is n minus, अगर n 100 है तो it is n minus 3 factorial. ठीक है, then it is n minus 2, it is n minus 1. ठीक है, देखो ना n रखो ना 100 का, n माइनस 1 एंड लास्ट वन इज n. तो कहने का मतलब n फैक्टोरियल को अगर तुम रिप्रेजेंट करना चाहोगे सो यू कैन रिप्रेजेंट n फैक्टोरियल इन एनी वे. You can represent n factorial in any way, but the thing is it is very important that n factorial में अगर n लास्ट में लिखना चाहते हो तो उससे पहले वाला टर्म n माइनस 1, उससे पहले वाला टर्म n माइनस 2, ये एक टर्म पहले है इसीलिए n माइनस 1, ये दो टर्म पहले है इसीलिए n माइनस 2, ये तीन टर्म पहले है इसलिए n माइनस 3. बट n माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि तुमने यहाँ तक 1 से लेकर n माइनस 3, मतलब 1 से शुरू किया और तीन टर्म पहले तक का प्रोडक्ट ले लिया. 1 से शुरू किया और तीन टर्म तक का पहले प्रोडक्ट ले लिया. जैसे यहाँ ना 100 फैक्टोरियल में यहाँ 97 फैक्टोरियल लिखने का मतलब है 1 से शुरू किया और 97 तक का प्रोडक्ट ऑलरेडी ले लिया. तो 100 से तीन टर्म पहले क्या है, 1 2 3, तीन टर्म पहले 97 फैक्टोरियल है. तो 97 फैक्टोरियल में वी हैव ऑलरेडी टेकन प्रोडक्ट फ्रॉम 1 till 97 means 3 terms before 100. तो तीन टर्म पहले तक का फैक्टोरियल ले लिया. तो अब जो बचा वो क्या है, दो टर्म पहले, एक टर्म पहले और द लास्ट टर्म, है ना. सो दैट्स व्हाई 9 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n माइनस 3 फैक्टोरियल. इसमें आ गया 1 से लेकर टर्म 3 टर्म्स बिफोर n, then it is left, these three terms are left, n minus 1, n minus 1, n minus 2, n minus 1 and n, you have to multiply them. मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया. अब एक चीज और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, यहां तो क्या था, यहां n इक्वल टू हमको 100 कहा गया था लेने को, है ना. तो ये एग्जाम्पल के लिए है. अच्छा, अब जैसे किसी ने हमें कहा ना कि yes we can write down in general n factorial equal to n minus 1 factorial into n. तो मान लो जैसे तुमने यहाँ पे लिखा 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को you have written 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल into 10. ठीक है, अब कोई मुझे कहता है कि 9 फैक्टोरियल into 10 है, अगर मैं
इसमें इस तरफ 11 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल में इस तरफ भी 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई, आई वांट टू मल्टीप्लाई हियर बाय 11, सो दिस साइड आई विल बी मल्टीप्लाइंग हियर बाय 11 एज वेल. तो देखो तो 9 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 9 तक का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी गिवन, देन इट इज 10, देन इट इज 11. एक टर्म और बढ़ गया, तो 10 फैक्टोरियल तक तो था ही ना, 1 से 10 तक का मल्टीप्लिकेशन था ही, एक टर्म और बढ़ गया. तो अब ये पूरा का पूरा फैक्टोरियल के टर्म में अगर मैं लिखूंगा तो दिस विल गिव यू 11 फैक्टोरियल. मतलब 1 से 10 तक था ही, 11 और आ गया, तो ये हो गया 11 फैक्टोरियल. ठीक है, 11 फैक्टोरियल तक, जिसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि आप लिखो 9 फैक्टोरियल, दैट मीन्स फ्रॉम 1 to 9, और फिर बच गया 10, फिर बच गया 11. अच्छा, अगर मैं इस 11 में एक और नंबर ऐड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12, तो मुझे यहाँ भी 12 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल गिव यू 11 फैक्टोरियल में 1 से 11 तक का मल्टीप्लिकेशन तो है ही, है ना. 1 से, अगर इस 11 फैक्टोरियल में तुमने देखा ना 1 से 11 तक का मल्टीप्लिकेशन तो है ही, एक और 12 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 12 फैक्टोरियल. मतलब एक टर्म और आगे चला गया, 1 से 11 था ही, एक टर्म और आगे चला गया. दिस विल गिव यू 12 फैक्टोरियल, जिसको तुमने लिखा 9 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12. ठीक है, इस तरह से तुम कैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो. 12 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 11, तुम चाहो तो इस पूरे को रख लो, ठीक है, और लिख दो 11 फैक्टोरियल और इसमें इंटू 12, जो कि इस तरफ ऑलरेडी था ही. तो एक्चुअली मैं इसमें बताना क्या चाहता हूं, इसको थोड़ा सा समझ लो. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी ने कहा कि वी आर गिवन n फैक्टोरियल and we are multiplying n factorial by n plus 1, so this will become n plus 1 factorial, simply n plus 1 factorial. मतलब ये कि n फैक्टोरियल में 1 2 3 4 से लेकर n तक का तो मल्टीप्लिकेशन था ही, मतलब n माइनस 1 था. ठीक है, 1 2 3 4 5 से करने के बाद ऐसा था 2 टर्म्स बिफोर n था, सिंगल 1 टर्म बिफोर n था, nth टर्म था, और जस्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं n प्लस 1 टर्म भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे 1 से लेकर nth का जो टर्म था, n टर्म तक का n फैक्टोरियल तो था ही, एक और टर्म तुम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए. एक टर्म जैसे ही एक्स्ट्रा बढ़ाओगे, हाँ, दिस विल गिव यू टोटल n प्लस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, n प्लस 1 फैक्टोरियल. बात समझ में आ रही है? So if I'm asking you, if I'm gonna ask you that we have n factorial and I am going to multiply here by n plus 1, multiply here by n plus 2, then can we write this as n plus 2 factorial? Yes, this is n plus 2 factorial. In n factorial, we have multiplication from 1 to n, and then n plus 1 and n plus 2 multiplied to give you n प्लस 2 फैक्टोरियल. मतलब दो टर्म्स और बढ़ गए, तो दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो है ही, तो 1 से लेकर n तक था ही, तो उसके आगे वाला टर्म क्या हो गया, जस्ट आगे वाला टर्म 1 ऐड करके आ गया. पीछे वाला टर्म होता तो 1 माइनस करके आता. देखो n के पीछे वाला था तो n माइनस 1, इससे और पीछे था तो n माइनस 2, n के आगे वाला जाएगा तो n प्लस 1, उससे और आगे जाएगा तो n प्लस 2. तो जब आगे जा रहे हो तो n फैक्टोरियल तक में तो 1 से n था ही, फिर n प्लस 1 n प्लस 2 दोनों मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम n प्लस 2 फैक्टोरियल. समझ गए? यहां तक क्लियर है? ठीक है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो n फैक्टोरियल आया है, n फैक्टोरियल, आगे चल के इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, दिस इज द फॉर्मूला. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट उससे पहले एक चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर वी हैव ऑलवेज सीन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, वाई. तो इसका लैंग्वेज में बहुत से अलग अलग कारण हैं, ठीक है, लेकिन मैं इन जनरल कैलकुलेशन से तुम्हें समझाना चाहता हूं कि 0 फैक्टोरियल को 1 हम क्यों कह सकते हैं. देखो, इफ आई एम राइटिंग n फैक्टोरियल एज n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, और मैं n की वैल्यू, ये n तो कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी. तो अगर मैं एनी नंबर में n इक्वल टू 1 से शुरू करूं, तो इफ माई फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, देन n फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 माइनस 1
फैक्टोरियल इंटू 1. सो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0 फैक्टोरियल इंटू 1. अच्छा 1 फैक्टोरियल को सीधा 1 लिख दूं. सो 0 फैक्टोरियल अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज 0 फैक्टोरियल, तो 1 बाय 1 विल गिव यू 1. सो 0 फैक्टोरियल इज 1. और वैसे भी लैंग्वेज के टर्म्स में अगर तुम लिखोगे ना बेटा, तो लैंग्वेज के टर्म्स में अगर तुम 0 फैक्टोरियल को लिखना चाहोगे तो इसका मतलब एनी नंबर, फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, एनी नंबर और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट बिगिंस फ्रॉम 1 टिल द नंबर गिवन हियर. अब चक्कर ये है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब कोई भी फैक्टोरियल में जो प्रोडक्ट होता है वो शुरुआत ही उसकी 1 से होती है. तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू होगा उसका काउंटिंग 1 से ही शुरू होगा, तो सबसे पहला काउंटिंग 1 ही होता है, इसीलिए मैं इसको 1 ही मानूंगा. और भी होता है रीज़न, लेकिन अभी उसको समझने में हम टाइम ना वेस्ट करके जो बेसिक चीज़ था वो समझ गए. चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. फैक्टोरियल में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ पाएंगे हम लोग कि हाउ वी आर यूजिंग दिस एंड हाउ वी शुड यूज दिस, है ना. ठीक है, चलो बच्चे अब ध्यान से देखना. जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही पहले सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूं मैं. क्वेश्चन है इफ 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल, फाइंड x. ठीक है, फाइंड x. फाइंड x. समझना. देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग सो मेनी नॉट सो मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सॉल्यूशन अगर करूंगा तो 1 by 9 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 by 9 एज इट इज, प्लस 1 by 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 by 9 फैक्टोरियल इंटू 10. 10 फैक्टोरियल में 9 फैक्टोरियल 1 से 9 तक का मल्टीप्लिकेशन तो है और 10 भी है, तो मैंने क्या किया 9 फैक्टोरियल इंटू 10 कर दिया, इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल में भी 9 फैक्टोरियल तक तो है ही, 10 और 11 मल्टीप्लाई किया. देखो 1 by 9 फैक्टोरियल यहाँ भी है, 1 by 9 फैक्टोरियल यहाँ भी है. इफ आई एम टेकिंग कॉमन 1 by 9 फैक्टोरियल, हियर वी आर लेफ्ट विथ 1 and here 1 by 10 equal to x upon 9 factorial into 10 multiply 11. देखो ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड है. 10 into 1 10 plus 1, it is 11 by 10 equal to x upon 10 into 11. देखो 10 और 10 दोनों साइड है, माने ये वाला 10 अगर यहाँ आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा. सो x इक्वल टू 11 इंटू 11 क्या हो जाता है 121. सो x इक्वल टू 121 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और. ओ इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक क्वेश्चन है इफ 5p r इक्वल टू 2 इंटू 6p 2 इंटू 6p r माइनस 1, 6p r माइनस 1 फाइंड r. ठीक है, मतलब इसमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर तुमको किसी ने कहा ये निकालने को, तुम कैसे निकालोगे? बड़ा ही सिंपल है, फटाफट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे. ठीक है, 5pr हम लिखेंगे
5pr npr फॉर्मूला, npr का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? npr इज एक्चुअली n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है ना। तो 5pr इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r और माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। अच्छा एक बात बताओ, इधर भी 5 फैक्टोरियल इधर भी 5 फैक्टोरियल, कैंसल आउट, ठीक है। 6 प्लस 1 इज 7 माइनस r फैक्टोरियल। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, तो 5 माइनस r फैक्टोरियल को यहीं छोड़ दो, 6 प्लस 1 विल गिव यू 7 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं, समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ता है इसको। मतलब 7 माइनस r फैक्टोरियल, 7 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2। अच्छा, कैन वी राइट 7 माइनस r फैक्टोरियल एज 5 माइनस r फैक्टोरियल इनटू, मतलब 5 माइनस r ऐसे कर दोगे फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस r इंटू 7 माइनस r, और नीचे में है 5 माइनस r फैक्टोरियल ऑलरेडी गिवन इक्वल टू 2। ये 5 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचा क्या? 6 माइनस r 7 माइनस r इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2। कुछ तो और बचा हुआ था बेटा, 2 ही नहीं होगा, आई थिंक 2 था, अच्छा यहाँ 6 भी तो था, 2 इंटू 6, माई मिस्टेक, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, मैंने सीधा 12 लिख देता हूँ ना मैं, 12, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 7 माइनस r फैक्टोरियल को आपने 5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस r इंटू 7 माइनस r क्यों किया, ऐसा कैसे होता है? मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ लो, चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे तुम कहते हो कि 7 माइनस r फैक्टोरियल को मैंने 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 6 माइनस r इंटू 7 माइनस r क्यों किया? I have already told you that if we have n factorial can be written as n minus 2 factorial, two terms before, then you have to multiply with term, just one term before n, and then you have to multiply by n. अब इसी को मैं लिखना चाहूँ n फैक्टोरियल को, तो n minus 3 फैक्टोरियल, n minus 3, तो I have already written 3 terms before n। माने अगर मैं n minus 3 लिख रहा हूँ तो मैं n से कितने टर्म पहले तक लिख रहा हूँ? तो मैं n से 3 टर्म पहले तक लिख रहा हूँ। तो जब 3 टर्म पहले तक लिखूंगा तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 टर्म पहले वाला टर्म, फिर 1 टर्म पहले वाला टर्म, और फिर लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ता है ना, ठीक है। अब तुम ये देखो, ये r सब में सेम नंबर है, ठीक है, r सब में सेम है, तो 7 में से r माइनस होगा, इसमें जो टर्म होगा इससे जस्ट पहले 6 में से जो r माइनस होगा वो टर्म आएगा, और उससे जस्ट पहले 5 में से जो r माइनस होगा वो टर्म आएगा। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझो। सपोज मान लो कि r इक्वल टू 2 है, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, r इक्वल टू 2। नाउ टेल मी, इफ r इज इक्वल टू 2, देन 7 माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, सॉरी 6 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2। क्यों ऐसा करेंगे?
देखो अगर मैंने r सब में r इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, तो अगर 7 माइनस टू, जैसे एस 7 माइनस आर है तो 7 माइनस टू किया, तो 7 माइनस टू फैक्टोरियल को अगर मैं लिखता हूँ 5 माइनस टू फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 6 माइनस टू और 7 माइनस टू से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, इसका रीजन देखो। देखो 7 माइनस टू क्या होता है बच्चे, इट इज 5। तो जस्ट इससे पहले देखो 6 माइनस टू क्या होता है, इट इज 4। 5 माइनस टू क्या होता है, इट इज 3, बट 3 फैक्टोरियल है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 7 माइनस टू ऑलरेडी क्या है, 5 फैक्टोरियल। तो ये जो 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम नंबर 1 टिल 3, और उसके बाद क्या 4 एंड 5। तो तुमने क्या देखा, 7 में 2 मल्टीप्लाई किया सबसे बड़ा नंबर, उससे जस्ट कम है 6, 6 में 2 मल्टीप्लाई किया तो उससे जस्ट छोटा नंबर, उससे जस्ट कम है 5, तो 5 में 2 सॉरी 7 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, उससे जस्ट कम है 4, तो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, उससे जस्ट कम है यहाँ पे 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो मैंने नोटिस किया कि सबसे बड़ा नंबर ये था, उससे जस्ट कम 1 लेस देन, सबसे बड़ा नंबर ये था उससे जस्ट 1 लेस देन दिस नंबर, उससे जस्ट 1 लेस देन दिस नंबर, जिसको फैक्टोरियल टर्म में ही हमने लिखा, ठीक है। तो ये r इक्वल टू 2 हमने एज्यूम किया ना, वी हैव एज्यूम्ड r इक्वल टू 2 हियर, और जब हमने एज्यूम किया तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे r जानता नहीं हूँ क्या है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, r कैन बी एनी नंबर बट इट कैन नॉट एक्सीड 7, है ना। सो इट कैन नॉट एक्चुअली एक्सीड यह 5, तो r can be any number. So in that situation, if 7 minus r factorial is there, so 7 minus r will be the last number. So one term before this, 7 minus r is the last term, that means n term. So one term before this is 6 minus r, right? 7 minus r is n, so n minus 1. n minus 1, that means 7 minus r minus 1. So 7 minus 1 is 6, right? Again, before that 7 minus r minus 2, it is 5 minus r. तो इसी तरह से करते हो ना तुम, है ना। अगर इसको नहीं समझे तो इसका दूसरा एक और तरीका है, जिस इस तरीके से n फैक्टोरियल में, कि अगर 7 माइनस आर फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल मानते हो, मतलब n मान लेते हो तुम 7 माइनस आर को, ठीक है, तो इसका मतलब 7 माइनस आर इज n फैक्टोरियल। तो अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा, इफ दिस इज n देन n माइनस 1, n माइनस 2, और n माइनस 2 में क्या करना है तुम्हें, फैक्टोरियल डालना है, ठीक है, n फैक्टोरियल, है ना। तो अगर यहाँ पे n तुम 7 माइनस आर रखोगे, ठीक है, तो n तो 7 माइनस आर ही रहेगा। इफ यू वांट टू राइट डाउन 7 माइनस आर फैक्टोरियल, सो दिस इज 7 माइनस आर, बट दिस इज n माइनस 1 ना, एंड n इज 7 माइनस आर, सो 7 माइनस आर माइनस 1, देखो तो क्या आएगा, 7 माइनस 1 6, एंड 6 माइनस आर। उससे पहले n माइनस 2 फैक्टोरियल है, 7 माइनस आर माइनस 2 व्हाट फैक्टोरियल, सो 7 माइनस 2 5, 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये किसी भी तरीके से तुम रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही हो रहा है ना, कि अगर ये n है तो ये n माइनस 1, ये n माइनस 2, इसीलिए व्हेन यू राइट 7 माइनस आर फैक्टोरियल इट इज 7 माइनस आर, 7 माइनस आर लास्ट वन, उससे एक टर्म पहले 6 माइनस आर, उससे एक टर्म पहले 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा, एंड वी हैव रिटन दिस वे 6 माइनस आर इंटू 7 माइनस आर इक्वल टू 12। तो देखो बच्चे, इफ आई एम राइटिंग 6 माइनस आर 7 माइनस आर, प्रोडक्ट ऑफ 6 माइनस आर एंड 7 माइनस आर 12, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ 3 इंटू 4 में, सपोज इफ आई एम जस्ट ब्रेकिंग दिस इंटू 3 इंटू 4, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4, तो ये अगर 7 माइनस आर अगर 4 है, ठीक है, तो 6 माइनस आर 3 अगर मैं मानता हूँ, सो 7 माइनस आर इक्वल टू 4, सो आर इक्वल टू, तो 4 को इधर ले जाओ, 7 माइनस 4 दैट इज 3, सो द वैल्यू ऑफ आर इज 3 हो। और तुम अगर चेक करना चाहते हो तो
6 minus 3 will give you 3, that is 3 here, है ना. So in this situation the value of r is 3. मुझे लगता है तुम समझ पा रहे होगे. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग. अब फटाफट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लगेगा करने में. एक दो क्वेश्चन और करेंगे और थोड़ा अब स्पीड में कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम चीज़ों को समझ पा रहे होगे. इफ 22p r plus 1 is to 22p r plus 1 is to 20p r plus 2 equal to 11 is to 52. Find r. Find r, है ना. Find r. ठीक है. ये वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूँ बेटा. मैं समझता हूँ कि इसको लंबा खींचना ठीक नहीं होता है, तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी सिखाना है तो खींचना पड़ता है कई बार. मैं फैक्टोरियल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. ठीक है. चलो 22p r plus 1 है, तो कैसे सॉल्व करोगे. n p r. सो 22 फैक्टोरियल इज n. So 22 minus r plus 1 factorial, है ना. factorial is 2 means upon 20p r plus 2 is 20 factorial upon 20 minus r plus 2 factorial equal to 11 by 52. 11 by 52. ठीक है ना. सारा मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा. मुझे ध्यान आया कि अगर मैं सारा सॉल्व करके दूंगा तो स्पून फीडिंग हो जाएगा. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए भी कुछ छोड़ूंगा. ये इसको सॉल्व करके मैं चूँकि ये बता चुका हूँ, ये वाला मैं क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ. ठीक है. तो अब तुमको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन दिस वन यू हैव टू सॉल्व, है ना. तो कैसे सॉल्व करोगे वो तुमको देखना है. मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ. 22 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस आर माइनस प्लस माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस आर प्लस माइनस माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है. इक्वल टू 11 बाई 52, है ना. अब रीअरेंज कर दूं. ठीक है. ये 22 माइनस 1 इज 21, तो ये 21 माइनस आर यहां पे लिख देता हूं. दिस इज 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 minus 1 is 21. This is 21 minus r. 21 minus r फैक्टोरियल. ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचे. तो यहाँ किसके साथ क्या आएगा, 20 फैक्टोरियल. दिस इज 20 फैक्टोरियल. और ये जो है 20 माइनस आर माइनस 2, सो 20 माइनस 2 इज 18. सो ये कहाँ जाएगा, ये सबसे नीचे है, तो ये रिवर्स होके ऊपर की ओर यहाँ चला आएगा यहाँ. ठीक है. सो इट इज 18 माइनस आर. 18 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 11 बाई 52. 11 बाई 52. ठीक है बच्चे. 52. अब यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया, है ना. अब इसके आगे तुम्हें खुद सॉल्व करना है. इट इज योर होमवर्क. ठीक है. इसके आगे सॉल्व करो और मुझे
आर की वैल्यू बताओ। सो यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ आर हियर, है ना। नहीं सॉल्व होगा कमेंट बॉक्स में जस्ट कमेंट करो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेकिन अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इफ n plus 2 c6 upon हाँ, if n plus 2 c6 upon n plus 2 c2 c n plus 2 p2, my mistake, p2 n plus 2 c6 n plus 2 p2 equal to 11, then n satisfies the equation, then n satisfies the equation, options are, जैसे तुम्हारा पहला ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज n स्क्वायर प्लस n माइनस 110 इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 84 इक्वल टू 0, ओके। थर्ड इक्वेशन इज n स्क्वायर plus 3n minus 108 equal to 0. And fourth equation is n square plus 2n equal to 0। ठीक है, ये है। चलो तुम इसको पूरा क्वेश्चन समझो। ये है ना, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लें। ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी चेक करने में बुराई नहीं है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। उससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, बीच बीच में ये बताना ज़रूरी होता है कि जैसे हमारा कुमार मैथमेटिक्स ऐप है, तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे को डाउनलोड करो। जिन बच्चों को मैथ्स, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इनमें से कोई भी तैयारी करनी होती है, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करना होता है जिसमें एप्टीट्यूड है, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, ठीक है, यूपीएससी सीसैट के अलावा भी सीडीएस, एसएससीज, सीयूईटीज, कैट, मैट, बहुत आईबीपीएस जो भी होता है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, है ना। साथ ही साथ इसमें निर्भीक 2.0 बैच है, निर्भीक 2.0 नाम से बैच है, जो यूपीएससी सीसैट 2025 के प्रिपरेशन के लिए फुल सीसैट कोर्स है, फुल यूपीएससी फुल कोर्स है, फुल कोर्स। ठीक है, जिसका भी लिंक, इसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो तुम्हें करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, एंड्रॉयड यूज़र्स वो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, और जो iOS यूज़र्स हैं, iOS,
उनको करना क्या है, उनको iOS यूजर्स को मैं थोड़ा बता दूं कि उनको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना है, ऐप, और उसमें मेरा ORG कोड दे देना है। और मेरा ORG कोड क्या है, मेरा ORG कोड है, ओहो, मेरा ORG कोड है UOPDV। अपने आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे होगा। देखो, ये तो मेरा YouTube चैनल है, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली है। देखो कैसे होगा, जैसे इस YouTube चैनल में किसी भी मान लो किसी भी वीडियो में चले जाओ, लाइक बहुत ही एक रिसेंट सा एक वीडियो उठाता हूँ, है ना। चलो मैं कोई भी रिसेंट सा एक वीडियो उठा लेता हूँ, ये वीडियो उठा लिया, ठीक है। उसमें चले जाओ, उसमें जाओगे, उसमें मोड पे जाओ, तो तुम देखोगे इसमें सारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कुमार मैथमेटिक्स ऐप का ये है लिंक, निर्भीक 2.0 फुल कोर्स फॉर यूपीएससी, ये है लिंक। जैसे ही क्लिक करोगे ना, ठीक है, अपने आप खुल जाएगा और देखो ये कोर्स में तुम एंटर कर चुके हो, निर्भीक 2.0, ये है। इस कोर्स में एंटर करोगे, जैसे ही तुम इस कोर्स में एंटर करोगे तो तुम्हारे पास इस कोर्स में सारी चीज़ें, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें क्या है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग कोर्स है, उसमें डाउट सेशंस हैं, पर्सनली तुमको डाउट सेशंस होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर जो तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। मेरे से 1-on-1 हमेशा तुम बने रहते हो टच में। और जो डाउनलोड करेंगे, जो ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, तो गूगल प्ले स्टोर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ गूगल प्ले स्टोर इस तरह का खुल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके तुम इससे इंस्टॉल कर सकते हो कुमार मैथमेटिक्स, ठीक है। इस तरह का लोगो तुमको दिखेगा, ठीक है। चलो गाइस, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो बहुत इजी है बच्चे, ये मेरा ऐप है, तुम इस ऐप में जाओगे तो इस तरह का कोर्स दिखेगा तुमको, इस तरह का कोर्स दिखेगा जिसमें तुम्हें निर्भीक 2.0 ज्वाइन करना है। साथ ही साथ अभी आने वाले जो कोर्सेज होंगे वो CDS, SSC, अर्थमेटिक्स का अलग, रीजनिंग का अलग, ये सब तुमको वहाँ मिल जाएगा। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उस टॉपिक पे चलते हैं जो हम लोग कर रहे थे। जो इसको डाउनलोड खुद भी करना और अपने दोस्तों को भी बताना, अच्छे से समझ लो इसे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। n+2 C6, ये क्या है, NCR। NCR का फॉर्मूला क्या था बच्चे, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, राइट। मैं अगर n+2 C6 कहता हूं तो ये होता है n+2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, इसको ब्रैकेट में लिखने हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही n+2 फैक्टोरियल का मतलब ही है कि पूरा n+2 ही है ना, अपॉन n+2 -6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, अपॉन ये NPR का फॉर्मूला है, तो n+2 फैक्टोरियल अपॉन n+2 -2 फैक्टोरियल, ठीक है। मुझे लगता है कुछ तो एरर है इस क्वेश्चन में, आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा मैं, नहीं तो अगर एरर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 नहीं होना चाहिए, आई थिंक n+2 होगा, ये n+2 नहीं होगा, ये n-1 होना चाहिए, n-2 होना चाहिए, ठीक है। ये बेटा n-2 होना चाहिए, n-2, ठीक है। चलो अभी चेक बाद में करेंगे, यही करके देखो। अगर मैं इसको लिखता हूँ, इफ आई एम राइटिंग n-2 -2, ठीक है, ओके, NPR है ना, सो n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 -2
फैक्टोरियल इक्वल टू 11। ठीक है, अब मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो n प्लस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा n प्लस 2 माइनस 6 इज n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 4 फैक्टोरियल नीचे जाएगा और इसके साथ 6 फैक्टोरियल भी नीचे, और यहाँ पे क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल भी जाएगा, और सबसे नीचे जो है n माइनस 4 फैक्टोरियल वो ऊपर आएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया है ना, और इक्वल टू 11। अच्छा देखो तो n माइनस 4, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और सेकेंड वाला इसके साथ, तो ये और ये कैंसिल आउट, दिस इज n प्लस 2 फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 11 है। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको करता हूँ, लिख क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो इट इज n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 11, है ना, 6 फैक्टोरियल इंटू 11। ठीक है, नाउ n प्लस 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, देखो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो ये जो n प्लस 2 है, हाँ ये पहले n माइनस 1 n माइनस 2 आता होगा, तो n प्लस 2 में n प्लस 2 में n माइनस n प्लस 2 में n माइनस 2 फैक्टोरियल तक तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इससे आगे कौन कौन से टर्म्स होंगे, इससे आगे n माइनस 1 आया होगा, उससे आगे n आया होगा, उससे आगे n प्लस 1 आया होगा, और फिर जाकर लास्ट में n प्लस 2 आया होगा, राइट। n प्लस 2 फैक्टोरियल में पहले n माइनस 2 फैक्टोरियल तक तो होगा ही होगा, जो कि नीचे में भी है, इससे जस्ट आगे n माइनस 1, n माइनस 2 से जस्ट आगे n माइनस 1 हुआ होगा 2, फिर n आया होगा, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2, है ना, और यहाँ पे 11 है, तो और 6 फैक्टोरियल को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इट इज़ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ उल्टा भी लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 फैक्टोरियल पहले, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मल्टीप्लाई इट। सो आफ्टर दैट n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, अब अगर मैं 11 फैक्टोरियल को ऐसे लिखूं 6 फैक्टोरियल को, तो ये हो जाएगा, चलो ऐसे ही लिख लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अब मुझे किस तरह से कैलकुलेशन चाहिए, सारे टर्म्स कंजिक्यूटिव चाहिए, प्रोडक्ट। सो दिस 4 टर्म्स आर कंजिक्यूटिव टर्म्स, एक टर्म होगा उससे जस्ट एक बड़ा, उससे जस्ट एक बड़ा, उससे जस्ट एक बड़ा, तो इन टर्म्स को हमें इसी तरीके से ब्रेक करना है कि सारे टर्म्स कंजिक्यूटिव हो जाए, और अगर ये सारे टर्म्स कंजिक्यूटिव हो जाएंगे तो ही पॉसिबल आंसर हमको मिल पाएगा, है ना। तो कंजिक्यूटिव टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, कंजिक्यूटिव टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। देखो अगर मैं 4 3 जा 12 देखता हूँ, यहाँ पे क्या है 11, ठीक है, यहाँ 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, तो ये 6 1 जा 6 नॉट पॉसिबल, तो मैं थोड़ा सा और ब्रेक करना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और ब्रेक कर दूँ 6 को कर देता हूँ 2 इंटू 3, ये 6 था ना यहाँ पे, 2 इंटू 3, देन 5, 4 इज 2 इंटू 2, देन 3, देन 2, देन 1। अब जरा चेक करो, अगर मैं 11 को बड़ा टर्म में लेकर चलूँ, ठीक है, आफ्टर दैट 5 2 जा 10, आफ्टर दैट 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, और फिर 3 3 जा 9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैसे कैसे निकाला, देखो कैसे कैसे टर्म्स निकाले, हमें 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स चाहिए ना, तो 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से होंगे जरा चेक करो, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा तुमको ध्यान देना पड़ेगा बच्चे। n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, अगर हम लेते हैं 8, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है,
क्या हो जाएगा 3 × 3 9। तो हमने 2 2 2 ले लिया, 3 और 3 ले लिया, ठीक है 9। उसके बाद ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई हुआ 10 और फाइनली 11 × 1 11। चेक देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ गए 8 9 10 11 और यहाँ पे n-1 देन n प्लस 1 देन n प्लस 2। तो यहाँ पे अगर हमें n की वैल्यू चाहिए तो n क्या है, सेकेंड नंबर पे n है और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्या है n = 9। सो देयरफॉर n = 9। अब मैं n = 9 फाइंड आउट कर चुका हूँ। नाउ सिंस वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n = 9, मैं इन सब में 9 रख के देखूंगा कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जैसे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो n = हम क्या रखने जा रहे हैं 9। ओके, सो लेट्स पुट वैल्यू 9। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 9² इज 81, n = 9, तो 9² 81, 81 प्लस 9 90। सो 90 माइनस 110 0 नहीं हो सकता है। सो दिस n = 9 कैन नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो n² इज 81, 81 प्लस 5 into n, that is 45. So 81 plus 45 is bigger, much bigger than 84. तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। अब मैं यहाँ करता हूँ n² is 81, 9² प्लस 3 into 9 is 27 माइनस 108, ये तुमको 0 दे रहा है। 81 plus 27 is 108, 108 minus 108 is 0. So C is the correct answer when n is given as n is put as 9। ठीक है, तो सबसे पहले we have got the value of n, we have got the value of n equal to 9 and then we put 9 here in the options and after putting 9 in options we have got the answer। हाँ,